मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी थी कि बहुत ही ज्यादा खुश भी थी, और खुश क्यों ना होती, मेरा दूल्हा बहुत ही खूबसूरत था। पहले ही नजर में मुझे पसंद आ गया था। जब अम्मा ने मुझे तस्वीर दिखाई थी, मैंने फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, और फिर मेरे देखते ही देखते मेरी शादी भी तय हो गई थी। रिश्ते से लेकर शादी तक के दिनों में मुझे अपने शोहर अनस से बहुत मोहब्बत हो गई थी, और इसीलिए मैं बड़ी बेसब्री से उसकी मुंतजर बैठी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे खुलने की आवाज आई। मैं चौंक कर अपने आप में सिमट गई कि शायद अनस आ गया है, लेकिन ये देख कर मुझे हैरत हुई कि मेरे सामने 13 साल का लड़का खड़ा था, जो हूबहू अनस के जैसा ही था। वो अनस का छोटा भाई जलाल था। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। उसकी नजरों में बहुत ज्यादा चुभन थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी नजरों में मुझे उतारने की कोशिश कर रहा हो। मैंने मोहब्बत से उसे पास बुला ली और पूछा, जलाल, अनस कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो मुंह बनाकर कहने लगा, मैं आपसे मिलने आया हूँ और आप मेरी बजाय अनस भाई का पूछ रही हैं। इतनी में क्या जल्दी है आपको? अनस भाई आ जाएंगे। उसके मुंह से ऐसे जुमला सुनकर मैं कुछ शर्मिंदा हो गई थी। मैंने उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल रात बहुत हो गई है, इसीलिए मैं पूछ रही थी। उसने बेसाख्ता मेरी चूड़ियों को हाथ लगाया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत है। काश आप भाई की जगह मेरी दुल्हन बनकर आती तो मैं बहुत खुश हो जाता। मुझे आप जैसी ही खूबसूरत दुल्हन चाहिए थी। उसकी बात सुनकर मैंने घबरा कर उसे देखा। वो सिर्फ 13 साल का था और अपनी शादी के ख्वाब देख रहा था। मैंने जल्दी से उसे अपना हाथ छुड़ाया और उसे कहा कि जाओ, जाकर अनस को देखो। वो कहने लगा, मैं देख कर आता हूँ, और फिर बाहर चला गया। 1 घंटा और गुजर गया, ना वो आया ना ही अनस आया। मैं परेशान होने लगी और फिर बाहर से कोहराम की आवाज़ें आने लगी। हर कोई बैंड डाल रहा था, चीखे मार मार कर रो रहा था। चमन से बाहर था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर बैठी रही कि नई दुल्हन थी, इस तरह कमरे से बाहर निकलना कुछ मुनासिब नहीं था। लेकिन जब रोने की आवाज़ों में इजाफा हुआ तो मेरी जान निकल गई थी। कोई तो बात ऐसी थी जो नॉर्मल नहीं थी। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी सास मुझे देखकर बददुआएं देने लगी। कुछ देर पहले जो बड़े अरमान से मुझे रुखसत करवा कर लाई थी, अब वो मुझे मुंह भर भर कर कोस रही थी, मुझे मनहूस कदम करार दे रही थी। मैं हक्का बक्का से उन्हें देख रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। शादी की पहली रात ही ससुराल वाले मुझे इतना बुरा क्यों कह रहे थे। देखते ही देखते घर लोगों से भर गया था। ये वो लोग नहीं थे जो शादी पर आए थे, ये तो पास पड़ोस वाले मोहल्लेदार थे। औरतें टोरियों की सूरत में हमारे घर में दाखिल हो रही थी, और जिसकी नजर मुझ पर पड़ती वो बड़े अफसोस से मुझे देखता और सब्र की तलकीन करते थे। मैं अब तक समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या हो रहा है, किस बात पर सब्र करने को मुझे कहा जा रहा है। मैंने कई दफा परेशान होकर अपनी सास नंदू से कहा कि क्या हुआ है, आप लोग क्यों रो रहे हैं। पहला ख्याल मुझे यही आया कि शायद मेरे ससुर को कुछ हो गया है, क्योंकि वो काफी अरसे से बिस्तर पर पड़े थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, क्या उन्हें मरने के लिए आज की रात ही मेरी थी। सब ने मुझे मनहूस कदम करार दे दिया था, और मेरी शादी की पहली रात इस वावेले की नजर हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपना उरूसी लिबास संभालते अपनी सास के पास जाकर बैठी और उन्हें दिलासा देने की कोशिश करने लगी। मेरी सास ने एक जोरदार धक्का मुझे मारा और कहने लगी, खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो मेरे जवान बेटे को खा गए और अब मुझसे हमदर्दी दिखा रही है। सास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। इस घर का बड़ा बेटा मेरा शोहर अनस था। मेरी सास ये क्या कह रही थी। मैं परेशानी से कभी सास को देखती तो कभी नंदों को देखने लग जाती, और फिर मुझे अपने माँ बाप का चेहरा नजर आ गया। मेरी माँ की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनके जिस्म से जान निकाल दी हो। और पहली दफा मैंने अपने बाप के झुके हुए कंधे देखे थे। मेरी माँ ने आते ही मुझे गले से लगा लिया और ऐसे फूट फूट कर रोई कि मेरे लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर के मरने पर मेरी अम्मा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। और फिर अचानक ही मेरी नजर व्हील चेयर पर पड़ी। मेरे होश उड़ गए। मेरे ससुर रोते हुए व्हील चेयर से कमरे से निकले थे और उनके पीछे मेरा देवर जलाल खड़ा था। अगर मेरे ससुर बिल्कुल ठीक थे तो फिर क्या हुआ था। ये सब क्यों रो रहे थे। मेरे जहन ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। और फिर एक मोहल्ले की एक औरत आगे बढ़ी। उसने मेरे हाथ से सुर्ख चूड़ियां उतारना शुरू कर दी। वो रोते हुए कहने लगी, बस बेटी, तेरी खुशियों की उम्र इतनी ही थी, न जाने किसकी बुरी नजर तेरी खुशियों को खा गए। तेरा सुहाग तो शादी की पहली रात ही उजड़ गया। ये सुनना था कि मैंने उस औरत को एक जोरदार धक्का दिया और उसे अपनी चूड़ियां उतारने से मना कर दिया। उस औरत की बात सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने रोती हुई अपनी माँ को झिंझोड़ा और पूछा, अम्मा ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है, अनस कहाँ है। और फिर अम्मा ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद
मुझे कोई होश ना रहा कि आगे क्या हुआ है। मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि जब मुझे होश आया तब तक मेरी दुनिया पलट चुकी थी। मुझे पता चला था कि मैं 2 दिन तक अपने होश व हवास में नहीं थी। शायद मुझे सख्ता तारी हो गया था, या फिर इस खबर ने मुझे भी मौत की वादी में उतार दिया था। मेरे शोहर को शादी की रात किसी ने गोलियां मार दी थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था। शायद कोई चोर या डाकू था जो मेरे शोहर से मोबाइल फोन और नकदी छीनने के लिए आ गया था। मेरे शोहर को मार कर चला गया था। जो भी था, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई थी। कुछ भी बाकी नहीं बचा था। अनस के साथ मैंने जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजारा था, और मेरे नाम पर उसकी बेवा का निशान लग गया था। मेरे ससुराल वालों की नज़र में मैं मनहूस थी, क्योंकि ये सब मेरे कदमों की वजह से हुआ था। मैंने आते ही उनके बेटे की जिंदगी निगल ली थी। मेरी सास के बहरमाना जुमलों ने मेरी रूह तक को छलनी कर दिया था, क्योंकि मैंने अपनी माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं अपनी इद्दत के दिन ससुराल में ही गुजारना चाहती, और ये मेरा हक है। मेरा सजा हुआ कमरा मेरे जख्मों को ताज़ा कर रहा था, इसीलिए जलाल ने आकर सारी सजावट हटा दी थी। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो ना रुका। मैं बड़ी जोर जबरदस्ती से अपने ससुराल में रह गई थी। कोई भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था। वाहिद जलाल था जो मेरे कमरे में आकर मुझे खाना दे जाता, मुझसे बातें कर लेता। वो 13 साल का बच्चा अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगता था। उसकी बातें बिल्कुल बड़े लड़कों जैसी थी। वो कभी तो मुझे ऐसी बातें भी कह जाता कि मैं हैरान रह जाती। वो चाहता था कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, पर अनस को बोला तो। घर में अनस की मौत का गम सबके चेहरों पर छाया हुआ था। एक वाहिद जलाल था जिसके चेहरे पर ना ही गम नजर आता था और ना ही कभी वो अपने भाई का जिक्र करके दुखी होता था, बल्कि वो तो अनस का जिक्र करते ही नजर ही नहीं आता था। मैं खुद भी जब अनस की बात करती तो वो यही कहता कि अब भाई का जिक्र बंद कर दे। हर गुजरते दिन के साथ मुझे यही लगने लगा कि वो बहुत मजबूत है और उसने हालात का मुकाबला बड़ी हिम्मत के साथ किया, इसीलिए वो संभल गया है और हम सबको भी संभालने की कोशिश कर रहा है। बहुत थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाया करता। मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही रहता था। मैं सिर्फ पर्दा डाल कर रखती थी, इसीलिए उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। वो आते जाते मेरे कमरे में झांकता और फिर मुझे देखते ही पूछता, भाभी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मैं इनकार में सर हिलाती तो वो मुस्कुरा कर चला जाता। धीरे धीरे वो मुझे अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि उससे मेरा ख्याल था। हैरत की बात थी कि वो अपने बाप के घर वालों जैसा नहीं था और ना ही उसने मुझे कभी बुरा भला कहा था, बल्कि वो तो कहता था कि इद्दत खत्म होने के बाद भी आपको अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, ये घर आपका है, आप यहाँ रह सकते हैं। लेकिन ये मैं ही जानती थी कि मेरी सास मुझे कितनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने दुनिया दिखावे के लिए मुझे रख तो दिया था, लेकिन उनका बस न चलता था कि मुझे धक्के देकर घर से निकालते। शोहर की मौत को हफ्ता भी ना हुआ था कि मुझे उल्टियां लग गई थी। शुरू में तो 1-2 उल्टियां ही होती थी, लेकिन फिर हफ्ते बाद इतनी उल्टियां शुरू हो गई कि मैं पानी भी पीती तो वो भी निकल जाता। मुझे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होती। अब तक तो ये बात मैंने सबसे छुपाई हुई थी, लेकिन अब मेरी हालत देखकर जलाल को पता चल गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने पूछा तो मैंने बता दिया कि मुझे उल्टियां हो रही। वो कहने लगा, फिक्र ना करे, मैं फौरन दवा लाता हूँ। वो उठा और दवा लेने के लिए निकल गया। काफी देर बाद वो लौट कर आया तो उसके हाथ में दवा थी। मुझे देखकर कहने लगा, भाभी जल्दी से ये खा लें, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो मेरे लिए किसी रहमत से फरिश्ते की तरह था। 13 साल की उम्र में ही उसने अपने भाई की जगह बड़ी जिम्मेदारी से ले रखी थी। वो मुझे दवा खाने की ताकीद करता किसी काम से निकल गया। मैंने जैसे ही गोली उठाई तो उस पर लिखा हुआ पढ़कर मैं चौंक उठी। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, मैंने मास्टर्स का रखा था, इसीलिए दवा पर लिखी हिदायत देखकर मुझे कुछ खटका सा हुआ था। पता नहीं किस सोच के तहत मैंने उस दवा को खाने के बजाय अपने पर्स में रख लिया था। शाम तक तबीयत और खराब हुई तो मैंने अपनी सास से डॉक्टर के पास जाने की इजाजत मांगी। मेरी सास को तो मुझसे कोई सरोकार ही नहीं था। कहने लगी, बीबी तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अच्छा है हमारी जिंदगी से निकल जाओ। सास के हतकमेज़ रवैये ने मेरी आंखों में आंसू भर दिए थे। मैं उस गलती की सजा काट रही थी जो मेरी गलती थी ही नहीं। शायद अनस की जिंदगी इतनी ही थी, जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं था, फिर भी मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था। मैंने तो खुद उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। उसे खोने का खौफ मुझे भी बहुत ज्यादा था, और वो भी यूं शादी की पहली रात थी। लेकिन शायद ये बात कोई नहीं समझ पाया था। मैंने चादर ओढ़ी और अपनी नंद से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। उसने इनकार कर दिया, कहने लगी अब खुद ही चले जाए। उसने भी मुझसे मुंह फेर लिया था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं अकेले ही डॉक्टर के पास पहुंच गई।
नंबर आने पर जब मैं डॉक्टर के सामने बैठी तो मैंने पहले वो गोली निकाल कर डॉक्टर के सामने रखी, उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे उल्टियाँ हो रही। मेडिकल से मेरे देवर ने ये दवा ला कर मुझे दी है। देखिए मैंने ये दवा खाई नहीं है, पता नहीं सही है या नहीं, आप देख कर इसे बता दें। डॉक्टर ने जैसे ही गोली का नाम देखा तो वो चौंक गया और फिर उसने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया, मेरे सर पर आसमान गिर